गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज आज की इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक दो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये हमारी क्लास लाइव होती है, ठीक है। लाइव स्टार्ट करने वाले थे बट टेक्निकल कुछ इशू की वजह से लाइव नहीं हो पाई है, इसलिए इस क्लास को हम रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं ताकि आपका जो कंटिन्यूटी प्रॉपर मेंटेन रहे। आज से क्लास स्टार्ट होने वाली थी ना। देखिए आपका जो NHM सब इंजीनियर का एग्ज़ाम है, NHM सब इंजीनियर का एग्ज़ाम है, इसका जो एग्ज़ाम डेट है आपके पास 20 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपके पास मोटा मोटा 30 डेज का टाइम है। आज इस क्लास को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 18 अगस्त को। 18 अगस्त को इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपके पास 30 डेज का टाइम है। 30 डेज में किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस सेशन में प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस सेशन के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपके टोटल 8 सब्जेक्ट आने हैं और 8 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आपका है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पूरी की पूरी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी है। किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, उन टॉपिक को देख लेते हैं। और ये जो सेशन हमारा यूट्यूब पे हो रहा है ना, इस सेशन में हमारा क्या पर्पज़ क्या है कि जो भी उन टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं NHM के अंदर, NHM सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर, उन क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के थ्रू कवर करना है। क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट को प्रॉपर रिवाइज करना है और अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और यदि आपके पहले से कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप 30 डेज का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस केवल 1999 है और जिसके अंदर बहुत अच्छे से कवरेज प्रॉपर दिया जा रहा है। फर्दर कोई भी क्वेरी है इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं। एक तो क्वालिटी ऑफ वाटर से क्वेश्चन आएगा। अब क्वालिटी ऑफ वाटर से क्वेश्चन आएगा तो क्वालिटी ऑफ वाटर में आपका फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर भी होता है, केमिकल भी होता है, बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर भी होता है। इन तीनों पैरामीटर से क्वेश्चन बनेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने जो पिछला पेपर देखा हो जो फैम्स ने करवाया था, वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो हम SSC JEE का रेफरेंस ले सकते हैं। SSC JEE के जितने भी इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन बनने चाहिए क्वालिटी ऑफ वाटर वाले टॉपिक से, बहुत अच्छे तरीके से उस टाइप के सारे क्वेश्चन। दूसरा है सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। जब किसी भी टाउनशिप में पानी सप्लाई करना होता है तो उनके जो सोर्स होते हैं, चाहे सरफेस वाले हों चाहे अंडरग्राउंड सोर्स है, उन क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तीसरा क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का मतलब है, जैसे मान लीजिए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेंगे तो आज की क्लास को बहुत अच्छे से इंजॉय करें और अगली क्लास को भी इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो डबल स्पीड पे देख लीजिए, हमारी स्पीड स्लो लगे तो। जैसे कि फिर टाउनशिप में पानी सप्लाई करना है, लेट सपोज दिस इज ए टाउनशिप, और इस टाउनशिप के अंदर आपको पानी सप्लाई करना है तो आपके पास जो सोर्स ऑफ वाटर है, ये आपके पास क्या है, सोर्स है। अब सोर्स के लिए मान लेते कोई रिवर है, आप इस रिवर से पानी ले रहे हैं, तो क्या इस रिवर से पानी को डायरेक्टली टाउनशिप में सप्लाई कर देंगे, नहीं करेंगे ना। इस पानी को पहले तो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे ना, इस पानी को पहले ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ट्रीटमेंट के अंदर जो जो प्रोसेस होती है वही आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, उन प्रोसेस से क्वेश्चन बनेगा। उन प्रोसेस से क्वेश्चन बनेगा, चाहे आपका स्क्रीनिंग हो, एरिएशन हो, प्री क्लोरिनेशन हो, सेडिमेंटेशन हो, है ना, डिसइंफेक्शन हो, ठीक है। इन सारे प्रोसेस से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर लिखा है ना, इसके अंदर ये सारे टॉपिक आ जाएंगे। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब ये पानी को हम साफ कर लिए हैं, ये पानी को साफ करके ओवरहेड वाटर टैंक में मान लीजिए आपने स्टोर कर रखा है। ओवरहेड वाटर टैंक के अंदर आपने पानी को स्टोर कर रखा है। जस्ट अ मिनट, ये आपने पानी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, ये आपने पानी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, करने के बाद इस पानी को आप क्या कर रहे हैं, ओवरहेड वाटर टैंक के अंदर स्टोर कर रखे हैं, ठीक है। ये आपका ओवरहेड वाटर टैंक। अब इस पानी को किसी टाउनशिप में सप्लाई करना है ना, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वो अलग अलग तरीके होते हैं कि किस टाइप की कॉलोनी तो कौन सा तरीका अपनाया जाएगा, ठीक है। किस टाइप की कॉलोनी तो कौन सा तरीका अपनाया जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में आता है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर नीड ऑफ सैनिटेशन, नीड ऑफ सैनिटेशन भी पढ़ेंगे कि इस पानी को जब किसी टाउन से भी सप्लाई किया जाता है तो पानी को जनता वहाँ यूज करते हैं, कितना गंदा पानी निकलता है, उस गंदे पानी को किस तरीके से हमें डिस्पोज ऑफ करना है। इस गंदे पानी को डायरेक्टली छोड़ तो नहीं देंगे, कहीं ना कहीं किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, या फिर कह सकते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ ले जाकर पानी को साफ करते हैं, ठीक है। पानी को साफ करते हैं तो यह पानी जब जाएगा तो कैसे जाएगा, किसी न किसी पाइप के थ्रू जाएगा, और जिस पाइप के थ्रू जाता है उसे कहते हैं फीवर पाइप, क्या कहते हैं, फीवर कहते हैं। और यहाँ बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि पानी प्रॉपर तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँच जाए, उन्हें कहते हैं फीवर अपर्टिनेंसेस। क्या बोलते हैं, फीवर अपर्टिनेंसेस।
तो उन फीवर अपर्टनेम्सेस के बारे में जानेंगे। बहुत सारी फीवर ट्रीटमेंट यूनिट होती हैं, ये अपना फीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ तो बहुत सारी यूनिट होंगी, उन यूनिट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब फीवर अपर्टनेम्सेस में क्या हो गया, मैन होल आ गया, लंप होल आ गया, क्लीन, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सरफेस वाटर ड्रेनेज एक टॉपिक ही अपने आप में, इसे ही पढ़ेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी सिलेबस में दिया हुआ है, कितने टाइप के सॉलिड वेस्ट होते हैं, ठीक है, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे निपटारा किया जाए, कितने इफेक्ट हो सकते हैं। और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सिस्टम एक अलग टॉपिक है, इस टॉपिक को भी हम करवा देंगे। अभी आपके क्लास में करवाया नहीं गया क्रैश कोर्स में, उसको भी हम करवा के दे देंगे आप लोगों को। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इन सब सिस्टम से क्वेश्चन बनने वाले हैं, इन सभी टॉपिक से ये 15 क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं। अब इसके लिए कम से कम ना अभी हमें लगता है कि वही आपका 250 से 300 क्वेश्चन करवा देंगे एक टॉपिक के, 250 से 300 क्वेश्चन करवा देंगे तो सफिशियंट रहेगा, टाइम भी कम है। ओवरऑल 2500 क्वेश्चन हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2500 क्वेश्चन करवा दें, तो एक सब्जेक्ट के 250 से 300 क्वेश्चन करवा देंगे, तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से रिकॉल कर लेंगे। और आपको लग रहा है कि नहीं हमें कॉन्सेप्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वाला बैच आप ज्वाइन करके ना बहुत फास्ट एंड स्वीट तरीके से वीडियो हमने रिकॉर्ड करके दिए हैं, वो रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, है ना, कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, इन टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सेशन हमारा डेली यूट्यूब पे लाइव होगा, आपको टाइमिंग ध्यान रखना 8:30 से लेकर के 9:30 के बीच में सेशन होने वाला है। आप चाहें तो जो भी एडिशनल हम पॉइंट बताएंगे उन पॉइंट को नोट कर सकते हैं, कॉपी बना लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नहीं बनाना है तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी इस पीडीएफ को हम प्रोवाइड कर देंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को शानदार तरीके से पढ़ना है। इस क्वेश्चन के आसपास से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 10,500/2012 द परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड इन मिलीग्राम पर लीटर इन ड्रिंकिंग वाटर इन द एब्सेंस ऑफ एन अल्टरनेट सोर्स इज। सवाल बहुत शानदार पूछा हुआ है। पहली बार जो हो सकता है बहुत से स्टूडेंट पहली बार डायरेक्टली देख रहे हो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ब्रीफ में इनके बारे में। ये क्या कहता है कि द परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, आपका क्या होता है, एक सॉलिड टोटल सॉलिड होता है, इस टोटल सॉलिड के अंदर एक तो सस्पेंडेड सॉलिड आते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या आता है, डिजॉल्व्ड सॉलिड आता है, क्या आता है, डिजॉल्व्ड सॉलिड आता है। अब जो डिजॉल्व्ड सॉलिड आता है, एक डिजॉल्व्ड सॉलिड आपका होता है केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ये फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर होता है। अब एक बात बताइए, पीने के पानी के अंदर टोटल घुले हुए सॉलिड की मात्रा कितना आप अलाउ करेंगे। जैसे एक कंटेनर में पानी है, इस कंटेनर के पानी को आपको यूज करना है पीने के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, तो टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड की मात्रा कितनी अलाउबल होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है कि हम दूसरा पानी यूज कर पाएंगे। इन ड्रिंकिंग वाटर इन द एब्सेंस ऑफ एन अल्टरनेट सोर्स, हमारे पास कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है, उस केस में कितना करेंगे। देखिए क्या होता है, दो लिमिट होती है, ध्यान रखिएगा। एक तो हमारी होती है परमिसिबल लिमिट, क्या होती है, परमिसिबल लिमिट, ठीक है, परमिसिबल लिमिट। दूसरा होता है कॉज फॉर रिजेक्शन, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ एन अल्टरनेट सोर्सेस, जब हमारे पास कोई दूसरा सोर्स अवेलेबल हो तो उस लिमिट तक जा सकते हैं, जैसे इसका क्या होता है 200 मिलीग्राम पर लीटर, इसका मान लीजिए क्या हो रहा है 200 मिलीग्राम पर लीटर होता है। अब ये जो 200 मिलीग्राम पर लीटर होता है मतलब ओके होता है यदि पीने वाले पानी के अंदर 200 मिलीग्राम पर लीटर सस्पेंडेड सॉलिड है, तो हम उस पानी को यूज कर सकते हैं। पीने वाले पानी के अंदर जो टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड है 200 मिलीग्राम पर लीटर है, तो इस पानी को हम यूज कर सकते हैं पीने के लिए। लेकिन मान लीजिए अब कोई पानी अवेलेबल नहीं, तो कितने लिमिट तक जा सकते हैं, 2000 मिलीग्राम पर लीटर, 2000 मिलीग्राम पर लीटर। हमारे पास कोई अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल नहीं है, उस केस में 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक जा सकते हैं। तो परमिसिबल लिमिट केवल पूछा होता तो 200 मिलीग्राम पर लीटर आंसर होता। अब यहाँ पास केवल परमिसिबल लिमिट नहीं पूछा है कि हमारे पास भैया एक कॉज फॉर रिजेक्शन कहलाता है ना, इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, हमारे पास कोई दूसरा सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो इसकी लिमिट कितनी तक रहेगी तो हम यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक अलाउबल रहेगा, इससे ज़्यादा रहेगा तो अलाउ नहीं रहेगा। ये तो केवल टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड की बात हो गई। अब एक बात बताइए, हमारे पास फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर होते हैं, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर होते हैं। अब इन पैरामीटर के लिमिट से, इनके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। एक बार हम लिमिट वाला देख लेते हैं,
सभी की लिमिट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, जब कोई इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक आएगा, क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में बता देंगे आपको। देखिए मैंने यहाँ पर फिर टेबल बना रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए एक टेबल बना रखी है, एक टेबल बना रखी है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर फिर चीज़ें हमने आपको जो बताई है ना, ये थोड़ा ध्यान से रखिएगा, रेक्टिफाई कर लीजिएगा ना। ये 500 मिलीग्राम पर लीटर बताना था आपको, 500 मिलीग्राम पर लीटर, ये आपका क्या होता है, एक्सेप्टेबल लिमिट होती है। कितनी होती है, 500 मिलीग्राम लीटर। हमने बाई मिस्टेक आपको 200 बताया, ध्यान में रखिएगा। 500 मिलीग्राम पर लीटर कॉज फॉर रिएक्शन होता है 2000 मिलीग्राम पर लीटर, इसका एम फॉर 2000 मिलीग्राम पर लीटर होगा। ठीक है, देखिए ये टेबल हमने बना दिया ताकि इन चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, टोटल सस्पेंडेड जो सॉलिड होते हैं, ठीक है। अब टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, इसमें ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि टोटल सॉलिड में सस्पेंडेड सॉलिड आते हैं, डिजॉल्व सॉलिड आते हैं। सस्पेंडेड में भी एक ऑर्गेनिक होता है, दूसरा इनऑर्गेनिक होता है। तो ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की लिमिट होती है 500 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। और परमिसिबल लिमिट इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट फोर्स, कोई दूसरा फोर्स अवेलेबल नहीं है, उस केस में कहाँ तक यूज कर सकते हैं, 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक, 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक। टर्बिडिटी क्या होती है, एनटीयू नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट होता है, 1 मिलीग्राम पर लीटर अलाउबल रहता है। कॉज फॉर रिजेक्शन 5 है ना, 5 रहता है। जनरल इसको 10 तक ले जाते हैं, 10 एनटीयू, 10 एनटीयू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कलर की बात करें तो टिंटोमीटर से मेजर करते हैं कलर को, टीफीयू ट्रू कलर यूनिट होता है, 5 मिलीग्राम पर लीटर अलाउबल होता है, 50 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेफ्ट एंड अडर थ्रेशोल्ड अडर नंबर है ना, TUN से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेप्टेबल लिमिट एक होती है, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एल्कालिनिटी, एल्कालिनिटी के कौन कौन से रीजन की वजह से होती है, क्या फोर्स होते हैं, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताना है। 200 मिलीग्राम पर लीटर एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, 600 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा हार्डनेस की बात करें, एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। और एक इसकी वजह से होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम मेन होते हैं, ठीक है। आगे देख लेंगे किसी क्वेश्चन में डिटेल में। 200 मिलीग्राम पर लीटर अलाउबल लिमिट होती है, कॉज फॉर रिएक्शन होता है 600 मिलीग्राम पर लीटर। ध्यान रखिएगा, चीज़ें भूलती बहुत ज़्यादा है ना। इसको लिख करके किसी दीवार पे चिपका दीजिए अपने क्लास के रूम के अंदर, ठीक है, अपना जो स्टडी रूम है, क्योंकि बहुत भूलती है। देखिए हमें ही भूल रहा था अभी, कितनी बार हमने पढ़ा रखा है, तो फिर भी चीज़ें हो जाती है कई बार। तो हार्डनेस कितना होता है, 200 मिलीग्राम पर लीटर, कॉज फॉर रिएक्शन 600 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोराइड कंटेंट 250 मिलीग्राम पर लीटर और कॉज फॉर रिएक्शन 1000 मिलीग्राम पर लीटर। फ्री अमोनिया की बात करता है तो 0.15 मिलीग्राम पर लीटर और कॉज फॉर रिएक्शन भी सेम होता है। नाइट्रेट जिसकी वजह से ब्लू बेबी डिफीज होती है, मेथेमेग्लोबिनेमिया, 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और है ना, परमिसिबल लिमिट यही होती है, और इसमें रिलैक्सेशन कुछ नहीं होता कि इससे ज़्यादा हो, 45 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोराइड 1 होता है, कॉज फॉर रिएक्शन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होता है। आयरन का 0.3 होता है, नो रिलैक्सेशन होते हैं, मतलब इससे ज़्यादा अलाउ होता ही नहीं है। सल्फेट 200 से 600, 200 होता है एक्सेप्टेबल लिमिट, कॉज फॉर रिएक्शन 400 होता है। और कैल्शियम, कैल्शियम उतना पूछा नहीं जाता, फिर भी ध्यान में रख सकते हैं, 75 और 200 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया है अब तक, ठीक है, अब तक जो जेईई एग्जाम में सवाल पूछा गया है, तो हार्डनेस से, क्लोराइड से, नाइट्रेट से, फ्लोराइड से, सल्फेट से, ठीक है। इसके अलावा आपको टोटल सॉलिड, टर्बिडिटी, टेफ्ट एंड अडर, ये तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी जो हमने मार्क कर दिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कई बार सवाल रिपीट हो चुके हैं, कई बार सवाल क्या है, रिपीट हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कम भी करे चलेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन प्रॉपर आपको देंगे। द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर, हमारे पास फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, तो उसके अंदर जो हमारा क्लोरीन होता है, ठीक है, क्लोरीन की परसेंटेज कितनी होती है। तब एक बात बताइए, फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है, या फिर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को दूसरे नाम से क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कौन बताएगा आप में से। जो अपना ब्लीचिंग पाउडर होता है, फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं सॉरी, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, ऑक्सीक्लोराइड, या फिर क्या बोल सकते हैं, क्लोरीनेटेड लाइम भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, क्लोरीनेटेड लाइम भी बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोला जाता है। तो मान लीजिए फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर, इसके अंदर जो कैल्शियम की मात्रा होती है, ये आपकी जो होती है 30% के आसपास रहती है। अब इसमें 30% तो कोई दिया नहीं, 30 से 35% पे आप टिक कर सकते हैं, 30 से 35 पे टिक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, फिर क्लोरीनेटेड लाइम बोला जाता है 30%, फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर 30% के आसपास रहता है, तो 30 से 35 में आप टिक कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी के अंदर जो फ्लोराइड की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होती है वो कितनी होती है।
आपको फटाफट कमेंट करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से चेक करना है कि इसका आंसर क्या होगा, खुद से चेक करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लोराइड क्या होता है आपका, कौन सा पैरामीटर है, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है ना, ठीक है। अब देखिए समझ लीजिए जीरो से लेकर के मान लीजिए 1 मिलीग्राम पर लीटर तक है, मैं अगर डिफाइड कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए ए आपका जीरो है, जीरो से मान लीजिए 1 मिलीग्राम पर लीटर तक है, तो ए आपका ओके होता है, इसमें कोई इशू नहीं होता। ए पे कह सकते हैं गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए अपना ये अच्छा ही होता है। ये क्या होता है, जो हमारा परमानेंट टीथ होते हैं ना उसको मजबूत बनाता है। परमानेंट टीथ को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है, ठीक है, मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। अब 1 से लेकर के मान लो 1.5 तक है, 1 से लेकर के 1.5 तक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, गुड था, यहाँ पर ओके है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मान लो 1.5 से ज़्यादा है, 1.5 से 5 तक चला गया, 1.5 से 5 तक। तो 1.5 से जैसे ज़्यादा होता है ना, दांतों के कलर को ख़राब करता है, दांतों के कलर को ख़राब कर देता है, दांतों के कलर को ख़राब कर देता है। और 5 से ज़्यादा होता है भैया आपकी हड्डियाँ कमज़ोर कर देता है, बोन फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, बोन फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, इन चीज़ों को ध्यान में रखना। 0 से 1 के बीच है तो गुड फॉर हेल्थ होता है, ठीक है। 1 से ज़्यादा है, 1 से 1.5 के बीच में तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 1.5 से ज़्यादा हो दांतों के कलर को ख़राब कर देता है, ठीक है। और 5 से ज़्यादा होने पर हड्डियाँ कमज़ोर कर देता है, बोन फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम होती है। तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट की बात कर रहे हैं। जो सवाल है एफएफपी जेईई में पूछा हुआ है 2010 के अंदर, एफएफपी जेईई 2010 के अंदर सवाल पूछा गया था, ठीक है, 2010 के अंदर। इसमें जो कॉज फॉर रिजेक्शन है भैया 1.5 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, तो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर अभी पूछे कि परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, एक्सेप्टेबल लिमिट तो 1 मिलीग्राम पर लीटर। फिर दूसरा सवाल पूछे कॉज फॉर रिजेक्शन, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पूछे, फिर कॉज फॉर रिजेक्शन पूछे। ध्यान रखना मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट की जगह पे ऐसे लिख देता है कॉज फॉर रिजेक्शन, कॉज फॉर रिजेक्शन, या फिर इन द प्रेजेंस, इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट फोर्सेस, इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट फोर्सेस, जैसे यहाँ पर आप लिखा था इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट फोर्सेस, तो सेम ही होता है। ये आपका हो जाएगा 5 मिलीग्राम पर लीटर, फिर क्या हो जाएगा, सॉरी 1.5 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। ए बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़िए। नाइट्रेट्स मोर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर इन वाटर लीड टू डिफीज। पीने वाले पानी के अंदर नाइट्रेट की मात्रा मान लो 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो कौन सी प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रोइंट्राइटिस, पोलियो, इनमें से कोई नहीं, मोर्टल टीथ। देखो 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होने पर ब्लू बेबी डिफीज होता है। क्या कहते हैं, ब्लू बेबी डिफीज होता है। इन चीज़ों को आप नोट कर लेना, बहुत सवाल ऐसा है ना कि बार बार रिपीट होता है, आपके एग्जाम में भी फिर से रिपीट हो सकता है। क्या होता है, ब्लू बेबी डिफीज, ठीक है, या फिर बोलते हैं मेथेमेग्लोबिनेमिया, ठीक है, मेथेमेग्लोबिनेमिया। ये दोनों प्रॉब्लम होती है 45 मिलीग्राम पर लीटर ज़्यादा होने पर। यहाँ पर तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ से 3-4 सवाल पूछते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। आज की क्लास को आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे क्लास करना कि फटाफट क्वेश्चन करवाते जाना स्पीड से, ठीक है। यदि ऐसे क्लास चाहिए तो फिर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्वेश्चन कम होंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। देखिए जो पानी के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट होता है, ये तो पता है आपको, नाइट्रोजन कंटेंट होता है। अब ये नाइट्रोजन कंटेंट कैसे, जैसे कोई रिवर है, इस रिवर में पानी बह रहा है, ठीक है, इस रिवर में पानी बह रहा हो, कोई डेड बॉडी आ गई, इस रिवर में क्या है पानी बह रहा हो, कोई डेड बॉडी आ गई, कोई डेड बॉडी आ गई, तो डेड बॉडी क्या होगी, डिकम्पोज होगी, है ना, डिकम्पोज होगी। जब डिकम्पोज होगी तो अलग अलग स्टेज के अंदर नाइट्रोजन बनते हैं, अलग अलग स्टेज के अंदर। तो मान लीजिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए जस्ट अभी आई हुई है ये डेड बॉडी, इस नदी के अंदर जस्ट आई हुई है, और इस पानी का आप नाइट्रोजन कंटेंट आप चेक करते हैं, इस पानी का नाइट्रोजन कंटेंट चेक करते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। डेड बॉडी पानी के अंदर जस्ट आई हुई है और इस पानी का नाइट्रोजन कंटेंट चेक करते फिर बोलते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, या फिर इसे कई बार बोला जाता है ऑर्गेनिक अमोनिया। क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया बोला जाता है। इसकी लिमिट जो है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। मान लीजिए इस नदी के अंदर डेड बॉडी जस्ट अभी आई ही हुई, अभी आई ही है, और आप तुरंत नाइट्रोजन कंटेंट चेक करते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन या फिर ऑर्गेनिक अमोनिया, जिसकी मात्रा 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं।
अब मान लीजिए ऐसा होता है कि 2-4 दिन हो चुके हैं डेड बॉडी के आए हुए, ठीक है, कोई जानवर आ गया, कोई भी डेड बॉडी एनिमल की हो सकती है, ठीक है, किसी भी इंसान की भी हो सकती है, जानवर की हो सकती है, किसी की हो सकती है, हालांकि इंसान की इतनी जल्दी आती नहीं, बट ठीक है। अब एनिमल है, अब यहाँ पर आप देखिए कोई एनिमल है, 2-4 दिन हो चुके हैं, अब चेक करते हैं तो फिर बोलते हैं अमोनिया नाइट्रोजन, क्या बोलते हैं, अमोनिया नाइट्रोजन। इसकी जो मतलब लिमिट है 0.15 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो ऐसा होता है कि 50% डिकम्पोज हो चुकी है, उस केस में चेक करते हैं, उसे बोलते हैं नाइट्राइट, क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। तो नाइट्राइट जो होता है ना, नाइट्राइट उस केस में ना आधा डिकम्पोज हो चुकी तो भैया मतलब बिल्कुल लिमिट अलाउ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी लिमिट, उस पानी को पिएंगे तो मान लो इंसान मर सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात ये है, उस पानी को पीने से इंसान मर सकता है, इसकी लिमिट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करने वाले। इसके पीछे रीजन है, कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन में डिटेल में देख लेंगे। अब मान लीजिए ऐसा होता है, ये तो नाइट्राइट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी क्या होता है, नाइट्राइट जो होता है ना, ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, नाइट्रेट बना लेता है। तो जो नाइट्रेट होता है स्टेबल होता है, ये हार्मलेस होता है, ठीक है, और इसकी लिमिट जब ज़्यादा हो जाती है तब ब्लू बेबी डिफ्यूज होती है, इसकी लिमिट ज़्यादा होने से ब्लू बेबी डिफ्यूज होती है। क्योंकि एक बार रिवाइज करवा देते हैं, हम बात कर रहे हैं पीने वाले पानी के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट की। मान लीजिए कोई रिवर, इस रिवर के अंदर जस्ट अभी डेड बॉडी आई हुई है और आप इसका नाइट्रोजन कंटेंट चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन या फिर ऑर्गेनिक अमोनिया, और उसकी लिमिट 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए ऐसा होता है कि 2-4 दिन हो चुका है, अब आप चेक करते हैं तो फिर बोलते हैं अमोनिया नाइट्रोजन, जिसकी लिमिट 0.15 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आधा 50% डिकम्पोज हो चुका है, तब आप चेक करते हो फिर बोलते हैं नाइट्राइट, ये जीरो होना चाहिए, ठीक है, जीरो होना चाहिए। और ये ऑक्सीजन फिर रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, नाइट्रेट बनाता है, अनस्टेबल होता है, हार्मलेस होता है, लेकिन इसकी मात्रा ज़्यादा होने से ब्लू बेबी डिफ्यूज होता है, मेथेमोग्लोबिनेमिया होता है। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे समझ पाए होंगे। चलिए, द सेफ वाटर डज नॉट कंटेन एनी, जो हमारा सेफ वाटर होता है, ऐसा वाटर जिसे पीने से कोई बीमारी नहीं होगी, है ना, इसे पीने से कोई बीमारी नहीं होगी, तो उसके अंदर क्या कोई डज नॉट कंटेन एनी टेस्ट, कलर, अडर, पाथोजेंस, पाथोजेंस नहीं होना चाहिए। पाथोजेंस में क्या क्या आते हैं, पाथोजेंस में आता है आपका, ये पाथोजेंस इसका आंसर होगा, ठीक है, पाथोजेंस आपका बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आता है, ठीक है, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के अंदर आता है। तो इसमें क्या क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, प्रोटोजोआ आता है, हेलमिन्थिस आता है, ये 4 आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थिस। क्या क्या आता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थिस। अब ये क्या होता है, क्या है, समझ में आ रही बात, ये आपका होता है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थिस, क्विकली रिवाइज करिए। जो बैक्टीरिया होता है इसकी वजह से प्रॉब्लम टाइफाइड हो सकता है ना, कई बार कोलेरा हो जाता है। वायरस की वजह से जो प्रॉब्लम होती है जॉइंडिस होती है, पोलियो की प्रॉब्लम होती है। प्रोटोजोआ की वजह से जो जल्दी प्रॉब्लम देखी जाती है, पेचिस की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रो या फिर अमोएबिक डाइसेंट्री यानी पेचिस की प्रॉब्लम होती है। हेलमिन्थिस से वार्म होता है, वार्म यानी कृमि रोग होता है, जिसे गुनिया वार्म डिफीज कहते हैं, या फिर इसको ड्राकोन्टिएसिस भी कहा जाता है, ड्राकोन्टिएसिस, जिसे आप फिल्ट्रेशन से रिमूव करते हैं, रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब ये मत कहना सर आपको फेस नहीं दिख रहा है, कैमरे की फिटिंग जल्दी बन जाएगी, हम बाहर हैं फिर भी क्लास आपके ले रहे हैं, है ना, उससे फर्क ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, बट वो कैमरे की फिटिंग बन जाएगी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं, द सेफ वाटर डज नॉट कंटेन एनी, जो सेफ वाटर होता है, ऐसा पानी जिसे पीने से कोई बीमारी नहीं होगी, तो भैया पाथोजेंस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन सब की लिमिट है, टेस्ट, कलर, ऑर्डर की लिमिट है, कितनी कितनी होनी चाहिए, मैंने टेबल में आपको दिखा रखी है, लेकिन पाथोजेंस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ये पाथोजेंस क्या होते हैं, बीमारी पैदा करने वाले। इसमें क्या आता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थिस आता है। बैक्टीरिया से आपकी टाइफाइड हो सकती है, कोलरा की प्रॉब्लम होती है, वायरस से जॉइंडिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, पोलियो की प्रॉब्लम होती है, इससे गैस्ट्रो की प्रॉब्लम होती है ना, पेचिस की प्रॉब्लम होती है, और हाइमोबिक डाइसेंट्री बोलते हैं। हेलमिन्थिस से कृमि की प्रॉब्लम होती है, वार्म बोलते हैं, है ना, गुनिया वार्म डिफीज, फिर ड्राकोन्टिएसिस भी कहा जाता है, जिसे फिल्ट्रेशन से रिमूव किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बातें। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के बताइए। द परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर गाइडलाइंस ऑफ WHO। जो आर्सेनिक होता है, ठीक है, आर्सेनिक दैट इज केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, है ना। अब ये आर्सेनिक में, आर्सेनिक जो होता है ना पीने वाले पानी के अंदर, मतलब परमिसिबल लिमिट कितनी होती है ना, WHO के अकॉर्डिंग। एक तो WHO के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, दूसरा आपका होता है IF 3025, IF 3025, इनके दोनों के अकॉर्डिंग सेम लिमिट होती है।
जो परमिसिबल लिमिट आपकी होती है वो होती है 0.01 ppm, मिलीग्राम पर लीटर कह सकते हैं ना, 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, 0.01 मिलीग्राम पर लीटर होता है। और कॉज फॉर रिजेक्शन होता है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर होता है, कॉज फॉर रिजेक्शन 0.05। तो आर्सेनिक जो होता है पीने वाले पानी के अंदर, उसकी जो परमिसिबल लिमिट होती है 0.01 मिलीग्राम पर लीटर होती है, और कॉज फॉर रिजेक्शन 0.05 मिलीग्राम पर लीटर होता है। अब ऐसा कॉज फॉर रिजेक्शन कह सकता है, फिर मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कह सकता है, या फिर इन द एब्सेंस ऑफ एन अल्टरनेट फोर्सेस कह सकता है। तो तीनों बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द मेजर ऑफ absorption or scattering of light by the suspended material present in the water is known as। कहना क्या चाहता है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मान लो पानी भरा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब इस पानी के अंदर से हम लाइट पास कराते हैं, इस पानी के अंदर से हम लाइट पास करा रहे हैं, ठीक है। लाइट पास कराने से पहले इस पानी के अंदर बहुत सारे सस्पेंडेड सॉलिड हैं, ये जो रेड कलर में दिखा रहे हैं, रेड कलर में दिख रहे हैं बहुत सारे सस्पेंडेड सॉलिड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट पास करवा रहे हैं, ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे पास करवा रहे हैं। तब क्या होगा, कुछ लाइट है ना, ये जो मान लीजिए जो सस्पेंडेड सॉलिड है ये तो सोख लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। कुछ लाइट क्या होगी, पास होके आ जाएगी, कुछ लाइट टकरा करके वापस चली जाएगी, तो इसका जो मेजरमेंट है ना, इसका मेजरमेंट क्या होता है, द मेजर ऑफ A measure of absorption or scattering of light by the suspended material present in the water that is known as। आप समझिए बात को, हमें चेक करना है पानी का सस्पेंडेड सॉलिड कितने हैं, तो भैया हमें देखना पड़ेगा कि लाइट पास करवाओ, लाइट पास करवाने के पता चल जाए कितनी लाइट को सोख ले रहा है और कितनी लाइट टकरा रही है और कितनी लाइट वापस आती है। तो इधर जो हमारे पास लाइट वापस आती है, ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारे पास डायोड वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, जो भी डायोड वगैरह लगे होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं चेक करने के, आगे हम देखेंगे, है ना। टर्बिटी राड होता है, जैक्सन टर्बिटी मीटर, बेलिफ टर्बिटी मीटर, नेफ्लोमीटर, है ना, सब होते हैं। मान लो बेलिफ टर्बिटी मीटर है, फिर नेफ्लोमीटर जो भी है। अब यहाँ पर फिर डायोड वगैरह लगे रहते हैं बीच में, तो यहाँ फिर जब लाइट जो पास होकर आती है पता चलता है कितनी लाइट पास होकर आ गई है। इसका जो मेजरमेंट होता है वो टर्बिडिटी होता है। क्या होता है, टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी का मेन रीजन होता है सस्पेंडेड सॉलिड। टर्बिडिटी का मतलब गंदलापन, पानी कितना गंदलापन है। तो गंदलापन कैसे होगा, पानी के सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से। सस्पेंडेड पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है, पेड़ों के पत्ते हो, पेड़ों की टहनियाँ हो, कोई स्टोन हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका ये टर्बिडिटी होता है। टर्बिडिटी मेजर करना तो ये तरीका होता है कि पानी भरो, लाइट पास कराओ, कितनी लाइट सोख रहा है, कितनी लाइट टकरा के वापस आ रही है, उस लाइट को मेजरमेंट कर लो, जो लाइट बाहर पास होकर आ रही है उसके अकॉर्डिंग, दैट इज क्या होता है, टर्बिडिटी होता है। आ रही बात समझ में। टर्बिडिटी को मेजर करते हैं NTU से, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट इज pH इज लेस देन। द रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, किस रेन को अपन कहते हैं एसिड रेन, व्हेन इट्स pH इज लेस देन। मान लो pH अपना जो लेस देन होता है 5.6 से। अच्छा एक बात बताइए, द लोवेस्ट pH वैल्यू ऑफ रेन कितना होता है द लोवेस्ट pH वैल्यू ऑफ रेन, द लोवेस्ट pH वैल्यू ऑफ रेन कितना होता है 5.6। ठीक है, अब कब होता है, जब पानी क्या होता है, पूरा क्लीन होता है, ठीक है, क्लीन होता है। मान लो लेस देन 5.6 से कम है, 5.6 से कम है, तो फिर बोलते हैं एसिड रेन। किसमें टिक करेंगे अपन, 7 में करेंगे, 7 ही ऑप्शन है। नहीं, द रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। अच्छा 5.6 से कम होता है तो एसिड रेन बोलते हैं ना, तो इसमें नहीं टिक करेंगे, 4.5 पे टिक करेंगे। तो उस रेन को एसिड रेन कहा जाता है जिसका pH वैल्यू 5.6 से कम हो। तो 5.6 से कम मतलब 4.5, सिंपल सा बात है, 4.5 हो जाएगा। ऑन विच स्केल द टर्बिडिटी इज मेजर्ड, किस स्केल पर टर्बिडिटी को मेजर किया जाता है। अब टर्बिडिटी मेजरमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो हमारे पास टर्बिडिटी राड होता है, अब टाइम लिखता लिखने में लिख तो दूँ, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर होता है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर होता है, बेलिफ टर्बिडिटी मीटर होता है, और नेफ्लोमीटर होता है। क्या होता है, नेफ्लोमीटर होता है, ठीक है। अब कहता है कि ऑन विच स्केल टर्बिडिटी इज मेजर्ड, ये आपको स्टैंडर्ड फिल का स्केल होता है। क्या होता है स्टैंडर्ड फिल का स्केल, हमारे पास एक कंटेनर में पानी है, ठीक है। अब इस पानी के अंदर हमें देखना है कितनी मात्रा में टर्बिडिटी है। क्या करेंगे, हमारे पास एक राड होती है,
ठीक है, एक राड होती है। अब इस राड के बॉटम फेस में क्या होता है, प्लेटिनम की निडल लगी होती है। प्लेटिनम में क्या होती है, एक निडल लगी रहती है। ठीक है, यहाँ मार्किंग होती है, 1 2 3 करके मार्किंग होती है। ये क्या है, प्लेटिनम की निडल है, ये प्लेटिनम की निडल है। अब क्या करेंगे, हमारा इसके पानी भरा होता है ना, वो पानी बिल्कुल क्या होता है, नीट एंड क्लीन पानी होता है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन पानी होता है। इस पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बहुत पानी क्या होता है, नीट एंड क्लीन है ना। मतलब नीट एंड क्लीन का मतलब बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी पैरामीटर मौजूद नहीं है, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी पैरामीटर मौजूद नहीं है, नीट एंड क्लीन पानी है। अब इस पानी के अंदर क्या करें, बारीक पिसा हुआ सिरका डाल देंगे। इस पानी के अंदर अपन क्या करेंगे, बारीक पिसा हुआ, इसे डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। तो एक मतलब क्या करेंगे अपन, 1 लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर पानी मान लीजिए है, 1 लीटर पानी के अंदर बारीक पिसा हुआ सिल्का डाल देते हैं। डाल दिए सिल्का। अब क्या करेंगे, बारीक पिसा हुआ सिल्का मान लो डाल दिए। अब इस जो हमारे ये राड होती है, इस राड को लेकर इनके अंदर इन्फर्ट करेंगे। अब हम देखेंगे किस पॉइंट पर ये निडल जो प्लेटिनम के दिखना बंद हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है, उस पॉइंट पे मार्क कर देंगे। मान लो इस पॉइंट पे दिखना बंद हो जाती है, ये तो हमारी जो टर्बिडिटी कितनी हो गई, 1 यूनिट। कितनी हो गई, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट टर्बिडिटी का मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट ऑफ टर्बिडिटी इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम फाइनली डिवाइडेड सिलिका इन 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर। मतलब क्या हुआ, समझिए बात को। हमारे पास क्या है, कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमने पानी भरा, वो पानी कैसा पानी है, डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर मतलब नीट एंड क्लीन पानी है। अब इस नीट एंड क्लीन पानी के अंदर हम क्या करते हैं, एक टर्बिडिटी राड है, राड के बॉटम में प्लेटिनम का निडल है, इसको इन्फर्ट करवाते हैं। जिस पॉइंट पे निडल दिखना बंद हो जाती है, वहाँ मार्क कर देते हैं कि भैया आपके 1 यूनिट टर्बिडिटी है। आ रही बात समझ में। इतने ही बताएंगे, ब्रीफ में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। एक क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ही करेंगे इस वीडियो का। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर टेम्परेरी हार्डनेस। देखो पानी के अंदर जो हार्डनेस के पीछे 2 रीजन होती है, 2 रीजन होती है। एक तो हमारे पास होती है टेम्परेरी हार्डनेस। देखो ये अपने पास क्या हो गया, हार्डनेस। हार्डनेस में 2 टाइप की हार्डनेस होती है, एक तो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस की वजह होती है कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। टेम्परेरी हार्डनेस होती है कार्बोनेट की वजह से और बाइकार्बोनेट की वजह से। परमानेंट होता है सल्फेट, नाइट्रेट और क्लोराइड की वजह से। आ रही बात समझ में। तो क्या पूछा, हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस आपकी होती है कार्बोनेट की वजह से। किसकी वजह से होती है, कार्बोनेट। क्लोराइड और सल्फेट की वजह से, इसके अंदर क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट की वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है। तो कैल्शियम क्लोराइड हो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। और कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या होते हैं, परमानेंट हार्डनेस के लिए होते हैं। आई होप आपको इन चीज़ों समझ में आ गई होगी बात। आ गई तो बहुत अच्छी बात है ना। छोटा सेशन नहीं है, पहला सेशन है, 30 मिनट का है। कल के सेशन से हमारा टारगेट रहेगा 25 से 30 क्वेश्चन करने का, और बहुत इजीली हम कर ले जाएंगे, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ डिस्क्राइब करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताइए, ठीक है। चैनल पे नए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह आ जाया करेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपके पास अपडेट आ जाता है, लिंक वगैरह क्लास वगैरह का। और इसके रिगार्डिंग फर्दर कोई भी क्वेरी है, बैचेस वगैरह रिकॉर्डिंग, तो इन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थोड़ी देर रात क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्लास हो नहीं पाई थी, कल फिर टाइम पे कंटिन्यू होगी।